आज के लेक्चर से हम लोग गिट और गिटहब को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर गिट का क्या रोल है और गिट हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो काम होते हैं वो किस तरीके से इजी करके दे रहा होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमने ये जानना जरूरी है कि गिट हमारे पास क्या है और गिट को हम यूज क्यों कर रहे होते हैं। तो अगर आप सिंगल लाइन डेफिनेशन की बात करो तो यहाँ पे एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म वीसीएस भी होती है। तो ये एक टर्म होती है जिसको हमें यूज करना होता है, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेबल करना होता है। तो इस पर्पस को अचीव करने के लिए हम गिट यूज कर रहे होते हैं, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को एनेबल करने के लिए हम गिट यूज कर रहे होते हैं। आगे लिखा भी ना, वीसीएस फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन कंप्यूटर फाइल्स। अच्छा, यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंप्यूटर फाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, कोई सी शार्प के प्रोग्राम की या कोई डॉट नेट के प्रोग्राम की, पीएचपी के प्रोग्राम की, एंड्रॉइड ऐप की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं कंप्यूटर फाइल्स की, कि अगर आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर जो फाइल्स होती हैं, कोई भी फाइल हो सकती है, किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है, उन फाइल्स के अंदर आप उनकी ट्रैकिंग, उनकी जो चेंजेस होती है उसको ट्रैक करना अगर आप चाहते हो। चेंजेस का मतलब ये है, बात कोई फाइल जब क्रिएट करना शुरू करते हो, इवन कि वो अगर डॉक फाइल भी है, यानी कि जो वर्ड की फाइल होती है वो भी फाइल है आपके पास, इवन एक्सेल फाइल भी है, तो उसमें भी क्या होता है, आप चेंजेस कर रहे होते हो। आज आपके पास शीट कुछ और थी, कल को शीट अपडेट हो गई, डेटा कुछ और हो गया, तो यानी कि जिस भी फाइल में आप उसकी चेंजेस को ट्रैक करना चाहते हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, वीसीएस का सहारा लेना पड़ता है या फिर वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को यूज करना पड़ता है। तो ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम ही हमें गिट प्रोवाइड करके दे रहा होता है। गिट एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वीसीएस को अपने किसी भी कंप्यूटर फाइल के अंदर, किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनने वाला है, जरूरी नहीं कि वो सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज का हो, सी शार्प का हो, पीएचपी का हो, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर हो वो कोई ग्राफिक फाइल भी हो सकती है, जैसे कोई इमेज है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, एक लोगो फॉर सपोज आप बना रहे हो, तो लोगो में भी क्या होता है कि उसके बहुत सारी अपग्रेडेशन होती हैं। 8 लोगों का कलर कुछ और था, कल कुछ और हो गया, फर्स्ट टाइपोग्राफी में चेंज हुई, यानी कि जहां पे फाइल्स में चेंजेस आ रही होती हैं, उन चेंजेस को ट्रैक करना वीसीएस कहलाता है, और वीसीएस को यूज करने के लिए हम गिट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इससे कुछ पॉइंट लिखे हुए नीचे, आप देख सकते हो कि गिट का फायदा क्या क्या है। एक तो ये कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल करके हमें दे रहा होता है ये गिट। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास डिफरेंट डेवलपर्स हैं और वो सिंगल प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रोवाइड करके हमें गिट दे रहा होते हैं, यानी कि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा लोग एक ही वक्त में काम कर सकते हैं। ये गिट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहा होता है। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, मल्टीपल डेवलपर्स हैं या मल्टीपल यूजर हैं जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो किस पर्सन ने कब क्या चेंजेस करी, इसका रिकॉर्ड भी गिट मेंटेन करके रखा रहा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक प्रोजेक्ट पे जब मल्टीपल लोग काम करेंगे, तो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो उन सबके काम को अलग अलग मेंटेन करना, और मतलब किस टाइम वो काम किया गया है उसका रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना, ये सब भी गिट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहा होता है इसकी भी। सेकंड क्लास हमारे पास लिखा हुआ है रिवर्ट बैक एट अ टाइम, यानी कि किसी भी टाइम पे आप जो आपने चेंजेस करी हैं उस चेंजेस को अंडू कर सकते हो। अंडू समझते हो, नहीं कि एक स्टेप पीछे आना, वो आप कर सकते हो। इससे बड़ा फायदा है हमारे पास कि हमने एक सॉफ्टवेयर हमारे पास एक बनता हुआ आ रहा था, उसमें हमने कोई फीचर ऐड किया, फॉर सपोज मैंने लॉगिन फीचर ऐड किया। अब लॉगिन फीचर ऐड होने के साथ ही मेरे पास जो बाकी के जो फीचर थे वो डिसेबल होगा या उनमें कोई एरर आ गया, यानी किसी एक चीज को लिखने से आपको बड़े अच्छे तरीके से इसका अंदाजा होगा। जब आप कोडिंग कर रहे होते हो तो आपको एक लाइन लिखते हो, उससे क्या होता है कि उस टाइम पे बाकी लाइन पे हमारे पास पड़ता है, वो बाकी का कोड भी हमारा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो उसको वापस लाने के लिए हम मैनुअली काम को रीड करके डिलीट कर होते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। गिट क्या करता है, हमें फैसिलिटी दे रहा होता है कि जहां से एरर आए उसी पॉइंट से आप चीजों को वापस अंडू कर सकते हो, बैकवर्ड लेके जा सकते हो, ताकि कोड आपका जो सही हालत में रखा हुआ था वो हालत उसकी वापस आ जाए। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है लोकल एंड रिमोट रिपोजिटरी से, रिपोज की शॉर्ट फॉर्म है रिपोजिटरी की। तो यहाँ पे आप लोकली और रिमोट का मतलब है ऑनलाइन, दोनों तरीके से काम कर सकते हो। आप ऑनलाइन कैसे काम होगा उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, गिटहब के थ्रू होगा, और अभी जो हम लोकल काम करेंगे वो गिट जो सॉफ्टवेयर इसके थ्रू होगा हमारे पास। यानी कि हम अपने ये सारे काम जो फीचर मैंने आपको बताया, सारे फीचर आप लोकल भी कर सकते हो। लोकल का मतलब है ऑफलाइन आपके पीसी में, या फिर आप रिमोट रिपोजिटरी का मतलब होता है कि ऑनलाइन भी काम कर सकते हो। ऑनलाइन का मतलब ये कि आप डिफरेंट डेवलपर्स हैं, वो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। नेटवर्क का मतलब ये है कि उनका लोकेशन अलग अलग है, आप कराची में हो, ठीक है, आपका जो सेकंड पार्टनर डेवलपर है वो इस्लामाबाद में काम कर रहा है, सेम प्रोजेक्ट में काम करो, तो कम्युनिकेशन कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट को, दोनों को, जो भी प्रोजेक्ट के मेंबर हैं, जो कि डेवलपर हैं, उन दोनों को अपने प्रोजेक्ट को रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटी पे हमें गिट हमें प्रोवाइड करके दे रहा होता है। अच्छा, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, गिट हमें हमसे कहता है क्या है, गिट काम कैसे करेगा, तो कैसे करेगा, कौन से रूल्स फॉलो करता है,
और क्या इसके मतलब मैकेनिज्म चल रहा होता है गेट के पीछे। तो सबसे पहला काम तो ये होता है इसका कि अब आपके जो कोड की हिस्ट्री होती है ना उसको ट्रैक करना, कि इवन कि आप सिंगल डॉट भी लगाएंगे ना या सिंगल डॉट रिमूव भी करेंगे तो उसको भी गिट क्या करेगा, ट्रैक करेगा, मैनेज करेगा कि किस टाइम आपने डॉट लगाया, किस टाइम आपने डॉट को रिमूव किया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डॉट डॉट होता नहीं, हम बकायदा कोडिंग कर होते हैं पूरी पूरी, हमने एक नया पैनल ऐड कर दिया, नया कंट्रोलर ऐड कर दिया या कोई नया फीचर ऐड कर दिया, उस सब का रिकॉर्ड जो है गिट मेंटेन करके रखेगा। और आपके हर रिकॉर्ड की एज अ स्नैपशॉट कॉपी बना के अपने पास रखेगा। स्नैपशॉट का मतलब यहाँ पे समझ लो कॉपी है। आपके हर प्रोजेक्ट की जो आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उसकी हर चेंजेस की बेसिकली कॉपी बना के अपने पास रखेगा। यही तो रीजन है कि जब आप चाहते हो किसी स्टेज से वापस बैक पे आना तो उसके पास क्या होती है, आपके हर हर वर्जन की हर हर कोड की कॉपी बनी होती है। जिस वर्जन पे आप जाना चाहते हो उस वर्जन की कॉपी आपको दिखा देता है वो, तो आपको ऐसा लगता है कि पुराना वर्जन वापस आ गया। बेसिकली अपने पास ये आपके तमाम प्रोजेक्ट्स की चेंजेस की कॉपीज बना के रखा होता है। ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हो, आपने किया भी होगा जब बैकअप अगर बनाते हो अपने प्रोजेक्ट से, क्या करते हो आप, कुछ काम किया आपने, कॉपी करके एक सेपरेट डी ड्राइव में रख दिया आपने, उसका नाम रख दिया कि बैकअप 1। फिर आपने कुछ मजीद काम किया, फिर कॉपी बनाई, फिर रख दिया आपने। तो ये काम आप कर तो सकते हो मैनुअली भी, लेकिन कब तक करोगे ये काम, ये आपको एक तो करना खुद है। और दूसरी चीज ये कि अगर फोर सपोज आपकी एक कॉपी जो है वो बन रही है, आपके पास 10 MB की कॉपी बन रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उसकी कॉपीज 100 MB या उससे ऊपर की बन सकती है। एग्जाम्पल जस्ट कि हम बिल्कुल लीज सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं, 10 MB की भी कॉपी बन रही है और ऐसे आपके पास अगर 100 कॉपीज भी हैं तो आप डिवाइड कर लेंगे, 1 GB का स्पेस चला गया आपके पास। और ये स्पेस हमारे को पता है हमें पे करना पड़ता है, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में स्पेस हमारे पास होता है, चाहे वो हमारे पास ऑनलाइन स्पेस हो या फिर हम ऑफलाइन काम करें, स्पेस तो हमारे पास लिमिटेड ही होता है। तो जितनी ज्यादा कॉपीज बनेंगी उतनी ज्यादा जो है ना आपके पास स्पेस और कॉपी हो रहा होगा। और सेकंड चीज ये, उन कॉपीज को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है कि अगर आप चाहते हो कि यार मैंने जो आज से 10 दिन पहले जो काम किया था वो काम सही था, मुझे वही काम वापस लेके आना है, तो आप कॉपीज जो बनाएंगे आपको कैसे पता चलेगा इतनी 100 कॉपीज में से या हजारों कॉपीज में से कौन सी कॉपी में काम क्या लिखा हुआ था, आप कितने कमेंट लिख दोगे अपने पास से, वो चीज मुश्किल है। दूसरा स्पेस का इशू है। तीसरा जो मेन इशू है वो ये कि जो सॉफ्टवेयर के वर्जन बनते हैं ना उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो फेसबुक व्हाट्सअप शुरू से ऐसे थे नहीं। आज आपके सामने जो व्हाट्सअप की शक्ल है या फेसबुक की जो शक्ल है या कोई भी आप ऐप उठा लो, इवन विंडो को देख लो, तो ये शुरू से ऐसा नहीं था। डे बाय डे चेंजेस के साथ क्या हो रहा है, ये अपने आप को इवॉल्व करते हुए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर व्हाट्सएप की एग्जांपल है, शुरू में सिर्फ क्या था, मैसेजेस कर सकते हो आप, फिर उसमें क्या हो गया कि आप मैसेजेस के साथ वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हो, फिर उसके बाद आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हो, फिर उसके बाद वीडियो कॉल का भी फीचर आ गया। और आए दिन आप देखते हो, सुनते होगे व्हाट्सएप के अंदर फीचर है, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये फीचर इंक्रीज का मतलब ये है कि कोड उनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पुराना कोड था यानी कि व्हाट्सएप का वो वाला वर्जन जिसमें सिर्फ वीडियो कॉल नहीं थी, ऑडियो कॉल थी, वो वाला वर्जन कहाँ गया, वो वर्जन भी उन्होंने कहीं ना कहीं रखा हुआ है। क्योंकि अगर इनको लगे किसी भी स्टेज के ऊपर कि यहाँ पे कोई बग आ रहा है तो उस वर्जन के ऊपर ये वापस भी जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा हर सॉफ्टवेयर के आगे, हर ऐप के आगे उसका वर्जन लिखा होता है, 2.3, 2.9, एक लंबा थोड़ा नंबर लिखा होता है। वो नंबर जो होता है वर्जन कहलाता है सॉफ्टवेयर का, यानी कि वो सॉफ्टवेयर के ना इतनी जगह इतनी दफा मॉडिफिकेशन हो चुकी है। तो बाकी की जो कॉपीज हम कहाँ गई, कॉपीज कहीं ना कहीं तो होंगी ना वो कॉपीज। तो वो सारा काम अगर मैनुअली मेंटेन करेंगे आप तो वो आपके लिए मुश्किल होगा समझना भी। और उसकी बातें, हम इंसान ऐसा नहीं कर सकता काम इतना एफिशिएंसी तौर पे, इसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें गिट की तो गिट यही सारे काम आपको करके देगा, आपके हर हर वर्जन की कॉपीज बना के अपने पास मेंटेन रखेगा, और जब आपको जिस टाइम पे जो कॉपी चाहिए वो आपको उसी टाइम पे लाके दे देगा। सेकंड थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि जब ये कॉपी बनाएगा, बेसिकली कॉपी की तो हमने बात कर ली, इसकी स्नैपशॉट का मीनिंग क्या है हमने बात कर ली इसकी। जब स्नैपशॉट हम बनाएंगे, यानी कि ये स्नैपशॉट यानी कॉपी बनाना हमारे ऊपर डिसाइड है कि हम किस स्टेज पे आके बोलते हैं कि ये कॉपी बना दो इसकी। यानी कि आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम करोगे या किसी अपने सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो उसमें होता है ना यार, मेरे को फॉर सपोज साइट मिली है, एस्थेटिक एस्टिमेट की साइट बनानी है इंश्योरेंस के ऊपर, तो मैंने क्या किया, उसका होम पेज बनाया, तो मुझे लगा ये होम पेज डन हो गया, तो फिर मैं अब बढ़ूंगा अबाउट की तरफ। तो मतलब मेरा होम पेज कंप्लीट हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉपी बनाऊंगा। यानी कि कब मैंने कॉपी बनानी है, कब मैंने स्नैप करना, ये मेरे हाथ में। जो जो फीचर मैं अपनी एप्लीकेशन में ऐड करते जाऊंगा उसकी मैं कॉपीज बना के रखता रहूंगा, ताकि गिट को मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये सारी कॉपीज है, ये यहाँ यहाँ तक मैंने काम कर लिया है। यानी कि एक काम करते जाओ, बताते जाओ उसको, ये हो गया है भाई, लॉगिन सिस्टम बन गया, साइन अप सिस्टम बन गया, लॉग आउट सिस्टम बन गया, प्रोफाइल सिस्टम बन गया। यानी कि जो आपके मैकेनिज्म में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप बनाते जाओ और गिट को बताते जाओ। तो इस बताने को क्या कहते हैं हम, कमिट करना। टेक अ स्नैपशॉट बाय मेकिंग अ कमिट। जब तक कमिट नहीं करेंगे तो स्नैपशॉट नहीं होगा, यानी कॉपी नहीं बनेगी। कॉपी का मतलब ये गिट को आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई आपने एक काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, आपका एक मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये स्नैपशॉट आप किसी भी टाइम पे विजिट कर सकते हो, ये बात कि किसी भी कॉपी को जहां से चाहो वहां से उठा के देख सकते हो कि भाई उस कॉपी में क्या था, उस वर्जन में क्या था। और एट लास्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि आप जो कॉपी बनाएंगे तो कॉपी बनाने से पहले कमिट करना लाजमी है। बता चुका हूं आप लोगों को कि जब भी कॉपी बनेगी उससे पहले कमिट, कमिट होता है बेसिकली बताना गेट को कि कॉपी बन रही है, किस हवाले से बन रही है, इसमें हुआ हुआ क्या है। तो ये है हमारे पास गेट का कॉन्सेप्ट, गेट किस तरीके से हमारे पास काम करके दे रहा होता है।
अच्छा, उसके बाद गिट जब हम डाउनलोड करेंगे, जो एक सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारे को एक कमांड लाइन टूल मिलेगा। जैसे लाइक इसके दो वर्जन है बेसिकली, आपको सीएमडी के थ्रू भी आप काम कर सकते हो, कमांड लाइन के थ्रू, और जीयूआई जो वर्जन है इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके थ्रू भी काम कर सकते हो। लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज आईटी प्रोफेशनल, हमें जो है ना कमांड के ऊपर ज्यादा गिरिप होनी चाहिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि हमें हमारा काम बहुत फास्ट हो जाता है, ये जो है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपके पास एक काम करना है, फॉर सपोज फोल्डर बनाना है आपने, तो फोल्डर आप राइट क्लिक करके बना सकते हो, और आप फोल्डर को कमांड के थ्रू बना सकते हो। लेकिन जो कमांड के थ्रू बनाओगे वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमें लगता है तो बिल्कुल इक्वली है कि दोनों साथ साथ बन गए फोल्डर्स, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो कमांड के थ्रू काम करते हो आप, वो ज्यादा फास्ट होता है। और सेकंड चीज ये, कमांड के थ्रू आपको जो है ना एक्सेस किसी चीज का ज्यादा मिल जाता है। तो इसलिए हम गिट के, जो हम अभी गिट को डाउनलोड करेंगे, तो इसके हमें दो अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे, कमांड लाइन वर्जन में मिलेगा और जीयूआई वर्जन में मिलेगा। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो कमांड्स के ऊपर होगा, हम कमांड के थ्रू सारा काम करेंगे। तो कमांड्स का मतलब ये है कि हमें कुछ कमांड्स को याद करना होगा, यानी कि याद करने का मकसद ये कमांड्स के साथ काम करना है। तो कमांड को हमें कमांड के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। तो ये कुछ कमांड्स हैं जैसे कि आपके सामने लिखी हुई है, मेंशन हुई है, ये चने कमांड्स हैं। इसके अलावा और भी कमांड्स होती हैं जो कि हम आने वाले क्लासेस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। ये चने के, जैसे कि अगर आपको सबसे पहले गिट की लोकल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब होता है फोल्डर, फाइल, फोल्डर कह सकते हो, जिसमें फाइल से डिफरेंट कंटेन कर रही होती है। तो अगर आपको लोकल रिपोजिटरी इनिशियलाइज करनी है तो आप गिट इनिट कर सकते हो, और उस रिपोजिटरी में कोई फाइल को ऐड करना है तो आप गिट ऐड करा सकते हो। इसके अलावा अपना स्टेटस चेक करना है, वर्किंग ट्री, इसके ऊपर क्या होता है, वर्किंग ट्री क्या होता है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। इसको चेक करने के लिए आप गिट स्टेटस रन कर सकते हो। किसी भी फाइल के अंदर चेंजेस करने के बाद उसको डन करना है, डन करने की कमांड बता चुका हूँ, गिट कमिट कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको अपनी लोकल रिपोजिटरी को ऑनलाइन पब्लिश करना है तो उसके लिए कमांड है गिट पुश की, और पब्लिश हुई भी रिपोजिटरी को डाउनलोड करना है तो उसकी कमांड है गिट पुल की। इसके अलावा अगर आपने किसी और के प्रोजेक्ट को, किसी और के गिटहब का प्रोजेक्ट है, उसको अपने साथ अपने पास कॉपी करना है, अपने प्रोजेक्ट में मर्ज करवाना है, उसकी कमांड गिट क्लोन है। तो ये कुछ चने कमांड्स है, बेसिक कमांड्स है। इसके अलावा और भी है जो कि हम डे बाय डे देख रहे होंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब ये कि गिट का जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, या जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये हमारे को तमाम मेजर ओएस के अंदर मिल जाता है। जैसे कि अगर आप लिनक्स की बात करेंगे, डेबियन बेस्ड जो लिनक्स होता है, जिसमें हमारे पास उबंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया, उसके अंदर जो है ना, अगर आप गिट को इंस्टॉल करना है तो कमांड लिखिए आपके सामने, आप sudo apt get करके आप जो है ना गिट को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके साथ अगर लिनक्स का कोई दूसरा वर्जन है, जैसे फेडोरा बेस्ड जो वर्जन होते हैं, जिसमें रेड हेड वगैरह आ रहा होता है, इसके अंदर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो ये कमांड लिखिए। मैक अगर आपके पास है तो उसके अंदर इंस्टॉलेशन के लिए जो लिंक दिया हुआ है वो आपके सामने है। और विंडोज अगर आप यूज करते हैं तो उसके पास जो लिंक है वो है आपके सामने मौजूद है। ठीक है, आप इसी लिंक पे जाएंगे, क्योंकि मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, तो आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके हिसाब से आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो अपने किसी ब्राउजर की तरफ जाएं और यहाँ पे सिंपल आप लिखोगे गिट को, और कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ गिट लिखना है। आप सिंपल एक वर्ड लिखेंगे गिट, तो आपके सामने ये जो पहली वेबसाइट है git-scm.com, इस पर आप जाएं, और यहाँ से गिट फॉर विंडोज का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड भी है, इंस्टॉल भी है। अच्छा, इंस्टॉलेशन करना बड़ी सिंपल है इसकी। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। काफी टाइम में आपको ये पूछेगा डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स का, लेकिन जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं आप उसी को रहने दिएगा। किसी भी चीज को आपको चेंज करने की, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज के ऊपर बाय डिफॉल्ट चेक हुआ है उसको चेक रहने, जिस पे अनचेक है उसको अनचेक रहने, और नेक्स्ट 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 कंटिन्यू करते रहें, आपके सामने इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद आप सिंपल जो है सर्च करेंगे गिट, तो आपके सामने दो तीन चीजें आएंगी। गिट जीयूआई भी हमें मिल रहा है और गिट बैश भी हमें मिल रहा होता है, ठीक है, और एक मिल रहा है गिट सीएमडी। फिलहाल हम ओपन करेंगे गिट बैश को। गिट बैश एक कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड लाइन टूल है। इसको आप क्लिक करें तो ये आपके आपके सामने एक टर्मिनल की तरह ओपन हो जाएगा। टर्मिनल अगर आपको नहीं पता तो सीएमडी जो होता है विंडो के अंदर कमांड फॉर्म जो होता है, उसको आप समझ सकते हो। तो ये हमारे को क्या करेगा, एक नया टर्मिनल ओपन कर देगा। और थोड़ा स्क्रीन साइज को मैं इंक्रीज करने के लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस, ठीक है, या आप माउस के स्क्रॉल से भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास क्या है, एक सीएमडी टूल है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि इसने हमें वही प्रोवाइड करके दिया है। जो गिट जीयूआई है ना वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, लेकिन उसके साथ हमने काम नहीं करना। हमने सारा काम करना है इस सीएमडी स्क्रीन के साथ। और जो कमांड हमने देखी थी अभी स्लाइड्स के अंदर, वो भी, उसके अलावा कुछ और भी कमांड्स हैं, उसको भी हमने यूज करते हुए गिट को यूज करना सीखना है, गिट के साथ फेमिलियरिटीज हासिल करनी है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपने एक फोल्डर को, या एक डायरेक्टरी को, एक रिपोजिटरी को लोकली बना लेना, जिसको अगर आप सारा काम करेंगे। तो चलते हैं जरा डेस्कटॉप की तरफ, और यहाँ पे एक मैं लोकल फोल्डर क्रिएट कर लेता
और इस फोल्डर में आने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी आप जब आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो आपके सामने गिट बैश का ऑप्शन आपको हर जगह मिल जाएगा। राइट क्लिक जहाँ पे करेंगे आपको गिट बैश का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप गिट के टर्मिनल को ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट टाइम जो मैंने ओपन किया था उसमें और इसमें फर्क क्या है? इसके लास्ट टाइम मैंने विंडो के थ्रू सर्च करवाया था और फिर ओपन करवाया था। अभी जो है मैंने एक फोल्डर बनाया, मैं फोल्डर के अंदर गया तो वहां पे राइट क्लिक करके ओपन करवाया। इससे फर्क क्या है? फर्क यहाँ पे देखो, ये एक एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे डेस्कटॉप। पहले सबसे पहले है इटल सिंबल, ये डिनोट करता है कि आपका रूट फोल्डर है। रूट का मतलब जहाँ पे आप लॉगिन किए हो ना वो आपका यूजर है, कंप्यूटर का यूजर है। उसके अंदर फिर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है गेट का, ये वो फोल्डर है। ठीक है, यानी कि अगर आप डायरेक्टली ओपन करेंगे गिट को सर्च करके तो वो डायरेक्ट रूट पे खुलेगा, वो आपके डिजायरेबल फोल्डर में नहीं होगा, रूट के ऊपर होगा। लेकिन आप चाहते हो जिस फोल्डर में काम करना, आपका प्रोजेक्ट फॉर सपोज अगर पीएचपी का तो आप जैम के अंदर जाएंगे, प्रोजेक्ट अगर डॉटनेट का तो डॉटनेट की जो फाइल्स यहाँ पे सेव होती है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करके गिट को ओपन करवा दिएगा। तो क्या करेगा आपके वो उस वर्किंग फोल्डर को गिट के ऊपर ओपन कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको जानना है कि गिट का जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया है वो कौन सा वर्जन है, क्योंकि गिट भी एक सॉफ्टवेयर है ना, उसका भी तो एक वर्जन हो सकता है। तो अगर आपको जानना है कि गिट आपके पास कौन से वर्जन का इंस्टॉल हुआ है तो उसकी कमांड मैं आपको बता रहा हूँ। कमांड आप नोट करते रहिएगा, कमांड के ऊपर ही हमने सारा काम करना है। गिट डैश डैश और वर्जन, तो ये आपको बता रहेगा कि आपने गिट का स्टैम्प पे कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप इसको इस कमांड को गिट के जो कमांड्स हैं वो इस गिट बैश के ऊपर ही आप ओपन करें। आप इसको जो है ना सीएमडी वगैरह पे या विंडोज के टर्मिनल है वहाँ पे भी रन करवा सकते हैं। लेकिन पता है क्या है, कुछ कमांड वहाँ पे हो सकता है ना चल रही हो, तो रिकमेंडेड यही होता है कि जो इसका टर्मिनल मिलता है ना आप उसके ऊपर ही सारे कमांड्स को फायर कराएं तो बेस्ट है। तो ये तो अगर हमने जान लिया कि वर्जन क्या क्लियर करने के लिए आपके पास कमांड ने क्लियर की, तो आप क्लियर करके जो भी आपके पास टर्मिनल के ऊपर लिखा हुआ था डेटा उसको आप क्लियर करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आप काम करते हैं। मैंने अभी जो फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है गिट जो फोल्डर है, इसमें कौन सी फाइल्स हैं, ये कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, इसको जानने के लिए एक कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, वो है एलएस। एलएस का मतलब होता है लिस्ट कमांड होती है, जो कि लिनक्स की कमांड है। ये हमें गिट बैश प्रोवाइड करके दे रहा है। अगर आप सीएमडी ओपन करेंगे वहां पे कमांड फायर करेंगे, वहां पे कमांड एक्सेप्टेबल नहीं होती। यानी कि इस गिट बैश ने क्या किया, मुझे लिनक्स वाला भी फेवर दे दिया, लिनक्स वाले फीचर भी इसने मुझे दे रहा है। तो एलएस क्या करता है, इस गिट वाले फोल्डर में जिसमें आप मौजूद है उसके तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को आपको शो करा देगा अगर कोई मौजूद होगी तो। लेकिन अभी आपके सामने मैंने फोल्डर ब्लैंक क्रिएट किया तो कोई भी फाइल एंड फोल्डर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, फाइल को क्रिएट करना है इस एम्प्टी फोल्डर के अंदर। तो फाइल क्रिएट करने की कमांड आप नोट कर लें, टच, और उसके बाद आपकी जो भी फाइल होगी वो आप डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ जैसे लाइक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अच्छा, फाइल का एक्सटेंशन देना लाजमी होता है, वो बताना पड़ता है आपको फाइल किस टाइप की है। अच्छा, आपके सामने कोई फैंसी सा लुक एंड फील तो नहीं आएगा कि फाइल हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, इस तरीके से कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि कमांड रन हो चुकी है, क्योंकि अगर कोई एरर नहीं है इसका मतलब कमांड रन हो चुकी है। और अगेन चेक करने के लिए शॉर्ट की बताऊं, एरो की प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस कमांड होती है वो आपके पास आती रहेंगे वृंदावन। अगेन एलएस किया आपने तो आपके सामने शो करा रहा है, यानी कि फाइल आपके पास क्रिएट हो चुकी है। और आप अगर आप जानना चाहो, देखना चाहो तो उसको आप फोल्डर पे आके भी चेकआउट कर सकते हो। आपके सामने फाइल आ गई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की, जो कि ब्लैंक फाइल है, एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। फिर हमें इस सारा काम गिट से हम कमांड से इसलिए करें ताकि आप फेमिलियर हो जाओ कमांड्स के साथ। अच्छा, मेरे को एक और फाइल और चाहिए, टच कमांड है जो कि फाइल क्रिएट करने के यूज में आती है। उसके बाद आपने फाइल का नाम देना होता है। अभी जो मैंने क्रिएट करी है वो करी एक जावास्क्रिप्ट फाइल, app.js मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल है। अगेन आप एलएस करके चेकआउट कर सकते हैं कितनी फाइल्स आपके पास इस फोल्डर में आ चुकी है। अच्छा, दो फाइल्स आ चुकी है। तो फोर सपोज से मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया काम करने वाला। अब इसको मैं जो है ना गेट के साथ मैनेज कराऊंगा, इसके सारे वर्जन को मैनेज करूंगा। ठीक है, दो फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल है, एक एचटीएमएल फाइल है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने इस फोल्डर को, यानी गिट का जो फोल्डर है जो कि आपने ओपन तो कराया हुआ इस फोल्डर को अपने बैश के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर, लेकिन गिट को इस फोल्डर में क्या हो रहा है गिट को अभी कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है गिट को कि आपने फाइल क्रिएट करी है, गिट को कुछ नहीं पता। आप क्या करें, गिट इनिट सबसे पहले कमांड आपकी मोस्ट रिसेंट कमांड हमारे पास होती है गिट इनिट की। जैसे आप काम शुरू करेंगे सबसे पहली कमांड आपकी होनी चाहिए गिट इनिट, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपने फोल्डर का जो एड्रेस है फोल्डर को बता रहे हो गिट को कि भाई ये फोल्डर है, इसको जरा चेक करो इसमें क्या हो रहा है। यानी कि अपने फोल्डर को गिट के फोल्डर बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपने किया गिट इनिट, तो क्या लिखा हुआ गया, इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी, और एड्रेस बता दिया इसने इस तरीके से। कि हमने क्या कर दिया, आपके एम्प्टी फोल्डर को, आपके फोल्डर को बेसिकली एक गिट की रिपोजिटरी के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब गिट के जो सारे रूल्स हैं वो इस फोल्डर के ऊपर एप्लीकेबल, और इस फोल्डर के अंदर जो मौजूद फाइल्स हैं उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहे होंगे। अच्छा, सेकंड स्टेप ये है कि आपने आगे फर्दर जो भी काम करना है वो काम आप बाद में करेंगे।
पहले बताएंगे गिट को कि आप हो कौन। गिट आपसे पूछेगा भी बेसिकली, आप कमेंट वगैरह करना चाहेंगे काम पे तो ये आपसे पूछेगा आप कौन हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि आप गिट के ऊपर, अभी तो हम लोकल काम कर रहे हैं, आप ना ऑनलाइन काम भी करते हो। तो जब आप ऑनलाइन काम करेंगे तो ऑनलाइन का मतलब ये कि आपकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, आपका कोई यूजर नेम कोई पासवर्ड होना चाहिए। तो वहां पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डिस्प्ले करने के लिए गिट आपसे यही पूछ लेगा कि आप जो काम कर रहे हो आप हो कौन। आप एक दफा अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड बता देंगे इसको, फिर क्या होगा, आपका सारा काम आपके नाम से वो करेगा। तो जब आप उसको ऑनलाइन रिपोजिटरी पे अपलोड करेंगे तो आपके नाम से मेंशन हो क्या होगा, ये काम किसने किया हुआ था। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक गिट का अकाउंट होना चाहिए, गिटहब का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि गिटहब के अकाउंट के ऊपर हम बाद में आएंगे, यानी कमिंग क्लास में, कमिंग लेक्चर में देख रहे होंगे इसको किस तरीके से गिटहब का अकाउंट बनाना है। और फिर उस अकाउंट की जो क्रेडेंशियल्स है यूजर नेम पासवर्ड के, वो यहाँ पे आगे कन्फिगर कैसे करना है, और फिर हमारा ऑनलाइन अकाउंट और ऑफलाइन अकाउंट दोनों कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ गिट का इंट्रोडक्शन देखा है, और ये देखा है कि गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और एक गिट के अंदर जो रिपोजिटरी होती है हमारी लोकल रिपोजिटरी, वो कैसे क्रिएट कर रहे होता है। तो अभी तक यहीं पे रखते हैं, और कमिंग क्लास में आके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ऑनलाइन अकाउंट किस तरीके से बनाना है आपने, और उसको अपनी लोकल रिपोजिटरी के साथ किस तरीके से कनेक्ट कराना है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।